से किया जा रहा है। माननीय मुख्य अतिथि के द्वारा माननीय सम्राट अशोक क्लब के प्रबंध कानूनी सदस्य एवं सम्राट अशोक क्लब शाखा कानपुर के जिला अध्यक्ष के द्वारा माल्यार्पण करके बैच लगाकर एवं राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का भेंट करके जोरदार तालियों से स्वागत। आपने के क्षेत्र में एक अतुलनीय कार्य किया है। हमारे क्षेत्र में भगवान बुद्ध की जो एक विशिष्ट विद्या है उसका प्रचार प्रसार आपके द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए पूरा सम्राट अशोक क्लब परिवार आपको बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता है। क्या नाम है द्वारा जो है सम्मानित किया शुक्ला जी का? आपको पद्म श्री के सम्मान से भारत सरकार के द्वारा पद्म श्री का सम्मान दिया गया है। माननीय साहू जी के साथ में माननीय शुक्ला जी आए हुए हैं। मैं चाहूंगा विवेक जी माल्यार्पण कर उनका मैं स्वागत करूं। माननीय संदीप कुशवाहा जी माल्यार्पण कर उनका स्वागत करूं। ये भी लो एक फोटो अभी बोलिए ना। अब इसके बाद में सम्राट अशोक क्लब के जिला अध्यक्ष जी के द्वारा एवं राष्ट्रीय प्रबंध कानूनी सदस्य माननीय विश्वनाथ जी के द्वारा अशोक स्तंभ भेंट करके माननीय साहू जी का स्वागत किया जा रहा है। बहुत बहुत साधुवाद। आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें सभी लोग। ताली बजाइए भाई। अगले क्रम में माननीय अशोक साहू जी से मैं चाहूंगा कि वो अपने वक्तव्य से इस युवा टीम का प्रोत्साहन करें। माननीय अशोक साहू जी। सम्राट अशोक क्लब के सभी सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस अवसर पर हमें मेरा स्वागत किया ये धन्यवाद से चलिए। सम्राट अशोक महान के धम्म चक्र से सुशोभित भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को नमन करता हूँ। हम सबके शौर्य का प्रतीक, हम सबके एकता भारतवर्ष की एकता अखंडता का प्रतीक भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को नमन करता हूँ। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, विभिन्न धर्म जाति संप्रदायों को अपने अंदर समाहित करने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान को नमन करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में आए हुए मंचासीन सभी अतिथियों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को नमन करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में जो हमारी मातृशक्ति आई है, बहनें आई है और पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, आप सबका हार्दिक स्वागत वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज का यह दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि जब इतिहास बन रहा होता है तो लोगों को पता नहीं होता है। जब इतिहास बन जाता है बाद में लोग देखते हैं कि अच्छा इतिहास बन रहा था। अब ये जो आज अशोक स्तंभ का अनावरण हुआ है यहाँ पर माननीय विवेक जी ने और उनकी पूरी टीम ने मिल करके जो इस अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया है, ये अपने आप में इतिहास है। आने वाले दिनों में इस पूरे कुजौपुर गांव को और माननीय विवेक जी की टीम को इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा। लोग इनको याद करेंगे, आगे भविष्य में इनको पढ़ेंगे इनके बारे में। तो सबसे पहले इस कुजौपुर की माटी को भी मैं नमन करता हूँ कि जिन्होंने इतना पुनीत कार्य किया है, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को अपनी छाती पर लगाने का काम किया है। इसलिए कुजौपुर की माटी को भी मैं नमन करता हूँ। साथियों, हम सब भारतवर्ष में रहते हैं और आप सब जानते होंगे कि कोई मंदिर बनाने के लिए परेशान है, कोई करोड़ों रुपए का मंदिर बना देता है, लेकिन वो करोड़ों रुपए का मंदिर मुसलमान में किसी काम की नहीं होती है। कोई करोड़ों रुपए की मस्जिद बना देता है तो वो मस्जिद हिंदुओं की किसी काम का नहीं होता है। लेकिन ये जो अशोक स्तंभ है, ये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, ये एक ऐसे राष्ट्र की धरोहर है
इसके सामने चाहे हिंदू जाए वो भी इनके सामने नमन करेगा, चाहे वो मुसलमान जाए वो भी नमन करेगा। हर एक व्यक्ति को, जो भी भारतीय है, हर भारतीय को अशोक स्तंभ के सामने नमन करना पड़ेगा, क्योंकि यह राष्ट्र की धरोहर है, ये किसी धर्म किसी संप्रदाय की धरोहर नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग सड़क से निकलते हैं, अगर कहीं कोई हिंदू भाई जा रहा है, अगर उसको मंदिर दिखाई दिया तो वो मंदिर के सामने से झुकता है, अपना सर झुकाता है। कई बार जो मुसलमान भाई जा रहे होते हैं, कोई मस्जिद सामने दिखती है तो वो अपना सर झुकाते हैं। इसी तरह जो ईसाई भाई होते हैं वो भी ऐसे ऐसे करते हैं अपनी गिरजाघर के सामने। लेकिन आपने बहुत कम देखा होगा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सामने कितने लोग नमन करते हैं। आपने कभी देखा? आपने कभी नहीं देखा होगा कि राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के सामने कोई नमन करता हो। तो माननीय विवेक जी ने जो ऐतिहासिक काम किया है, बहुत ही ऐतिहासिक काम है और इतिहास के पन्नों में, सुनहरे पन्नों में इनको याद किया जाएगा। आप सब जो देख रहे होंगे कि अशोक स्तंभ जो है इसमें 4 शेर हैं, 4 शेर चारों दिशाओं में मुंह करके। तो ये 4 शेर जो मूल स्तंभ है, जो सारनाथ में रखा हुआ, सारनाथ के संग्रहालय में रखा हुआ, आप सब कभी जाए सारनाथ तो वहां जरूर देखें। सारनाथ में जो अशोक स्तंभ जो मूल स्तंभ रखा हुआ है, उसमें जो 4 शेर है चारों अलग अलग मुद्राओं में, 4 मुद्राओं में है। जो पहला शेर है वो दुखी मुद्रा में है, जो दूसरा शेर है वो चिंतन की मुद्रा में है, जो तीसरा शेर है वो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए, और जो चौथा शेर है वो हंसते हुए मुद्रा में। 4 शेर है, तो चारों अलग अलग मुद्राओं में, चारों का अलग अलग मतलब है। और ये जो स्तंभ के साइड में चारों तरफ 4 और जानवर दिखाई दे रहे हैं। उसमें हाथी है, घोड़ा है, सांड है और बाघ है। सोचो सम्राट अशोक महान ने आखिर ये 4 जानवर, ये 4 पशु ही क्यों इसमें लगाए? बहुत सारे उस समय पशु रहे होंगे भारतवर्ष में, लेकिन यही 4 पशुओं को क्यों लगाया वहां पे स्तंभ में? तो सबसे पहले मैं सांड पर प्रकाश डालूंगा। ये जो सांड है, एक जो पशु इसमें बना हुआ है, अपने आप में एक संदेश दे रहा है। हम सभी भारतवासियों को एक संदेश दे रहा है, और सम्राट अशोक महान ने उस संदेश को, सम्राट अशोक महान का वो संदेश इसमें छिपा हुआ है, बस हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे सम्राट अशोक महान ने जो सांड उसमें बनवाया, तो सांड और बैल में अंतर होता है। जो सांड होता है वो किसी न किसी, वो स्वतंत्र होता है, बिल्कुल स्वतंत्र, और जो बैल होता है वो किसी न किसी का गुलाम होता है, या यूं कहने उसका मालिक कोई न कोई उसका मालिक होता है। तो सम्राट अशोक ने पूरे देश को संदेश देने का काम किया था कि आप सांड की तरह स्वतंत्र रहें, किसी के मानसिक गुलाम नहीं रहे, आत्मनिर्भर रहे, मतलब आप अपने मालिक स्वयं रहे, स्वतंत्र रहे, किसी के गुलाम नहीं रहे। लेकिन विडंबना है कि लोग सम्राट अशोक महान के उस संदेश को समझ नहीं पाए। और जो दूसरा पशु है बाघ, इसमें बना हुआ है, तो बाघ की एक विशेषता है कि बाघ अपने जिस क्षेत्र में रहता है 24 घंटे में उस क्षेत्र का निरीक्षण एक बार जरूर करता है। तो ये संदेश सम्राट अशोक महान ने दिया। अब सभी, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, वर्तमान में ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक, सबको, आप जिस प्रजा के प्रतिनिधि हैं, आपको अपनी प्रजा के सुख दुख में शामिल होना चाहिए, और अपनी प्रजा जहाँ रहती है आपकी प्रजा, आपका जो कार्य क्षेत्र है उस क्षेत्र का निरीक्षण भी आपको समय समय से करते रहना चाहिए। सम्राट अशोक का वो संदेश उसमें छिपा हुआ है बाघ की तरह। और जो हमारा राष्ट्रीय पशु जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, तो सम्राट अशोक महान ने राष्ट्रीय पक्षी मोर को ही क्यों बनाया? कोयल को बना सकते थे, कोयल उससे मीठा बोलती है। हमारे संविधान निर्माताओं ने तो मोर को राष्ट्रीय पक्षी बनाया, तो उसकी जगह पर कोयल या और कौवा और बहुत सारे पक्षी उनको बना सकते थे, लेकिन उन्होंने मोर को इसलिए बनाया क्योंकि मोर जो विषैले जानवर, जो विषैले जीव जंतु होते हैं, उनको खाकर भी वो खुश रहती है, समाज की जो गंदगी है उनको साफ करती है। सम्राट अशोक महान ने भी वो संदेश देने की कोशिश किया, क्योंकि उस समय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी जो मोर है वो उस समय का राष्ट्रीय पक्षी हुआ करता था। तो भारत में जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया, तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि आखिर हम मेरे इतिहास को उन्होंने खंगाला और देखा कि हम ऐसा क्या ले सकते हैं अपने संविधान में, ऐसा क्या ले सकते हैं, ऐसा कौन सा शासक है जिसके शासन शैली को, जिसकी शासन पद्धति को हम ले सकते हैं।
तो उनको समझ में आया कि नहीं, सम्राट अशोक और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो भारत था वो बृहत भारत था, लोक कल्याणकारी साम्राज्य था, तो उन्होंने वहीं से जो मोर है वहीं से मोर लिया गया। जो हमारा राशि वो तिरंगा है, तिरंगे में आप देख रहे हैं जो अशोक चक्र बना हुआ है, तो स्तंभ को देखिए, स्तंभ के जो नीचे चारों तरफ जानवर बने हुए, चारों जानवरों के बीच में एक एक चक्र बना हुआ है, ये चक्र अशोक चक्र है। और इसी अशोक चक्र को हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के राष्ट्रीय व तिरंगे में इसको जगह दिया। और इस चाहे आप आज तिरंगा उठा करके देखिए, चाहे आप भारत का पासपोर्ट उठा करके देखिए, आप चाहे रजिस्ट्री करवाने जाते साथ हमारे तो स्टाम्प पेपर में आप देखिए, आपको सब जगह, चाहे आपकी जेब में जो मुद्रा है, मुद्रा में देखिए आप, वहां भी आपको अशोक की लाट मिलेगी। आप ऐसी कोई जगह नहीं है भारत में, ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर सम्राट अशोक नहीं है, क्योंकि सम्राट अशोक के अलावा भारत के पास ऐसा कुछ है ही नहीं जिसको विश्व मंच पर प्रस्तुत किया हुआ है। तो सम्राट अशोक की सारी धरोहरों को भारत के सभी राष्ट्रीय प्रतीकों में सुशोभित किया गया। आप भारत के बाहर कहीं भी चले जाइए, जहां पर आप भारत के बाहर जाएंगे, आप जो हमारा पासपोर्ट होता है, पासपोर्ट में राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ, यही अशोक की लाट लगी होती है, और ऊपर हिंदी में लिखा रहता है गणराज्य भारत, उसके नीचे रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अगर आप इसको बंद कर दीजिए, सिर्फ आप अशोक की लाट रहने दीजिए, तो भारत की पहचान दिवसों में सिर्फ अशोक से है, सिर्फ अशोक स्तंभ से है। आप जो है दुनिया किसी भी देश में चले जाइए जहां पर कोई टूर्नामेंट हो रहा है, कोई खेल हो रहा है, चाहे हॉकी हो, क्रिकेट, फुटबॉल, कुछ भी हो, वहां पर आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखेगा स्टेडियम में, आप कैसे किसी को पहचानेंगे कि इंडियन है, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन वगैरह वगैरह। तो आप उसकी पहचान सिर्फ हाथों में उसका जो तिरंगा होता है, तो हम उसकी पहचान सिर्फ तिरंगे से करते हैं कि वो भारतवासी है, उसके हाथ में तिरंगा है, इसका मतलब वो भारतवासी है। साथियों, हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत की जो राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है, भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी ने क्यों रखा? बहुत सारी मिठाई थी, राजभोग था, छेना था, रसगुल्ला था वगैरह, बहुत सारी मिठाई थी, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत की जो राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी ही रखा, क्योंकि जलेबी टेढ़ी मेढ़ी है, जलेबी बहुत टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद इसमें हम जहां भी स्विच लेते हैं वहां से सिर्फ और सिर्फ रस निकलता है, मिठास निकलती है। तो भारत जो है बहुत विविध संस्कृतियों, विविध संप्रदायों, विविध धर्म, जाति, संप्रदायों का देश है। यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे विचारों के लोग रहते हैं, लेकिन सब जलेबी के साथ टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, लेकिन सब एक में बने हुए हैं। तो ज्यादा को न कहते हुए एक बार फिर मैं स्कूलों की मिट्टी को नमन करता हूँ और माननीय विवेक कुशवाहा जी और उनकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने ऐतिहासिक कार्य किया है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय भारत। बहुत कम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है क्या। जैसे हमारे माननीय शाक्य वीरेंद्र मौर्य जी ने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में बताया, लेकिन ये है क्या राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह? अशोक स्तंभ है क्या? तो मैं आपको बता दूं, ये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है ये केवल ये अशोक स्तंभ नहीं है, इसके अंदर पीछे बहुत से कारण है। ये अखंडता का प्रतीक है, समृद्धता का प्रतीक है, प्रबुद्धता का प्रतीक है, मानवता का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है, धर्म चक्र परिवर्तनाय का प्रतीक है। ये सारे गुण इसके अंदर छुपे हुए हैं। आज जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, या खुजौपुर की टीम ने जो कार्य किया है, ये पुनः जागरण का कार्य किया है। पुनः जागरण क्या होता है? जो चीज पहले से हो और वो किसी कारण छुप गई हो, विलुप्त हो गई हो या सो गई हो, सोने जैसे कोई व्यक्ति सो जाता है और उसे फिर जगाया जाता है सुबह, तो उसको पुनः जागरण कहते हैं। इसका मतलब है ये संस्कृति भारत में पहले से थी और फल फूल रही थी। यदि आज इसके अवशेष यहाँ पर निकले, ये खुजौपुर बुद्ध टीला में कुछ अवशेष निकले जो पुरातत्व विभाग के पास हैं, इसका मतलब ये संस्कृति पहले से थी। और यदि हम ये कोई नया कार्य नहीं है जो हमने अशोक स्तंभ का निर्माण किया है, ये कोई नया कार्य नहीं है, ये आज के जमाने में नया कार्य है, लेकिन आज के आप 2000 साल पहले जाएंगे, 2200 वर्ष पहले जाएंगे, तो यही संस्कृति भारत में फल फूल रही थी। इसी संस्कृति के माध्यम से भारत का दुनिया में नाम हुआ, इसी संस्कृति के माध्यम से भारत महान बना, विश्व विजयी बना, इसी संस्कृति के माध्यम से
लाइट ऑफ एशिया बना। इसी संस्कृति के माध्यम से भारत विश्व गुरु बना। आज जो दुनिया भारत को नतमस्तक करती है तो भारतीय संस्कृति की वजह से करती है, भारतीय सभ्यता की वजह से करती है। और वो कोई सभ्यता नहीं थी। आज के 2500 पहले की सभ्यता बौद्ध सभ्यता थी, मौर्य सभ्यता थी, जो आज आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अशोक स्तंभ, ये सभ्यताएं थी भारत में। भारत जैसे अभी थोड़ी देर पहले कुछ लोगों के मुंह बन गए थे, तो मैं आपको उसके लिए भी बता दूं, उसमें काफी हमारे लोग भी नारेबाजी करने लगे थे। भारत कोई एक माता नहीं है। मैं आपको एक साफ बात बता दूं, भारत कोई माता नहीं है। भारत एक भाववाचक संज्ञा है। भारत का मतलब भाव माने होता है प्रकाश, रत माने होता है लगातार निरंतर, लगातार निकलने वाला। तो भारत से ज्ञान का प्रकाश निकला जो पूरी दुनिया को प्रकाशित किया और दुनिया मानवता का जीवन जीने लगी। जो आज आप विकसित देश देख रहे हैं, ये भारत से ज्यादा विकसित नहीं थे। आज 2500 साल पहले जाएंगे तो भारत से ज्यादा विकसित नहीं थे। आज जो वो विकास किए तो भारतीय संस्कृति को पढ़ करके विकास किए। बहुत सारे इतिहासकारों ने भी भारतीय संस्कृति को लिखा। विदेशी एक इतिहासकार थे रोमिला थापर जी, उन्होंने भी भारतीय संस्कृति को बहुत अच्छे से लिखा, निखारा, दुनिया पढ़ पाई। और आज जो दुनिया चल रही है, जो सब चिन्हों पे चल रही है, वो भारतीय संस्कृति की वजह से ही चल रही है। आज आप देख रहे हैं विदेशों में पढ़ने के लिए आप जाए तो आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, लेकिन आज 2500 साल पहले विदेशी लोग पढ़ने यहाँ भारत में आते थे और वो भी मुफ्त में पढ़ते थे। मुफ्त की शिक्षाएं थी यहाँ पर, कोई एक पैसे का कर नहीं लिया जाता था। ये भारतीय संस्कृति थी। आज हमको उस भारतीय संस्कृति को बढ़ाना है, आगे ले जाना है। बस मैं बहुत ज्यादा न बोलूंगा, इसी के लिए मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय भारत, भारतवर्ष की जय हो। किताबों की लकीरों में कुछ न मिला, हाँ किताबों की लकीरों में कुछ न मिला, एक पढ़ने को हमको सिर्फ सिला मिला। किताबों की लकीरों में कुछ न मिला, एक पढ़ने को हमको सिर्फ सिला मिला। हाँ किताबों की लकीरों में कुछ न मिला, आती है के खंडरों से आज भी, आती है के खंडरों से आज भी, फिर जमीन दफन कोई खिला मिला। हाँ किताबों की लकीरों में कुछ न मिला, हाँ किताबों की लकीरों में कुछ न मिला। कहाँ गए वो बस दो कुटुंब कंगाले दिन, कहाँ गए वो बस दो कुटुंब कंगाले दिन। हम बने थे महान सोने वाले दिन, हम बने थे महान सोने वाले दिन। अब उदार नाम चरिता का वास हुआ, एक छत के ही नीचे तेरा मेरा निवास हुआ। अब उदार नाम चरिता का वास हुआ, एक छत के ही नीचे तेरा मेरा वास हुआ। धम्म की शरण से नहीं कोई गिला, धम्म की शरण से नहीं कोई गिला, एक पढ़ने को हमको सिर्फ शिला मिला। हाँ किताबों की लकीरों में कुछ न मिला, हाँ किताबों की लकीरों में कुछ न मिला, कुछ न मिला। तो भारत के इतिहास को फिर से दोहराया जाए। अब इतिहास दोहराने की बात हो रही है तो भारत के इतिहास को फिर से दोहराया जाए, कि भारत के इतिहास को फिर से दोहराया जाए और सिकंदर सेल्यूकस को मार भगाया जाए। अब बाहर से कोई सिकंदर और सेल्यूकस नहीं आने वाला है, यहीं पर है सिकंदर सेल्यूकस भारत के अंदर। तो भारत के इतिहास को फिर से दोहराया जाए और सिकंदर और सेल्यूकस को मार भगाया जाए और बहुत झेल चुके बदहाली और बर्बादी भारत की, क्यों ना सम्राट अशोक का शासन लाया जाए, क्यों ना सम्राट अशोक का शासन लाया जाए। अरे हमसे सिंधु सभ्यता और हम गौतम की बाड़ी,
हमसे सिंधु सभ्यता और हम गौतम की बारी, हम चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे, हम अशोक खानदानी, हम लोग हैं इस भारत के मानवीय अधिकारी। क्यों ना इतिहास यहाँ तक खोज निकाला जाए और बहुत झेल चुके बदहाली बर्बादी भारत की। चलो सम्राट अशोक का शासन लाया जाए, चलो सम्राट अशोक का शासन लाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद संचालन महोदय जी। इसे खोजाईपुर की प्राचीन भर्ती और जिसे लोग बुद्ध टीला के नाम से जान रहे हैं, संभवतः जरूर ऐसा कुछ इस टीले के अंदर छुपा होगा जिससे कि इस टीले का नाम ही बुद्ध टीला पड़ा। और इस बुद्ध टीले पर आज हमारे देश की आन बान शान और हम सब के स्वाभिमान का प्रतीक, अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह नवनिर्मित का नमन करते हुए, और आज 28 फरवरी भी एक विशेष दिन है। क्यों कि 28 फरवरी आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी है, जो भारत के सभी भौतिक शास्त्री वैज्ञानिक के नाम पर जिसका नामकरण हुआ विज्ञान दिवस। सम्राट अशोक महान ने जिन वैज्ञानिक मनोवृत्ति का प्रचार और प्रसार करने के लिए, लोक कल्याणकारी जनहितकारी शिक्षाओं को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए अपने 40 साल के कार्यकाल में निरंतर इस पर काम करते रहे। ऐसे राष्ट्रीय प्रतीक के निर्माण में, आज के इस निर्माण में विवेक कुशवाहा जी जो इसकी अगुवाई कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम को मैं दिल से बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देते हुए, क्योंकि इतना अतुलनीय काम इस सबके बस की बात नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता, इसकी तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए मैं उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हुए आज इस कार्यक्रम में मंच पर मुख्य अतिथि जी क्योंकि जा चुके हैं, माननीय दिनेश कुशवाहा जी, सम्राट अशोक क्लब शाखा कानपुर के जिलाध्यक्ष माननीय केबी सिंह जी, और राष्ट्रीय प्रबंध कार्यकारिणी समिति के सदस्य माननीय विश्वनाथ कुशवाहा जी, रश्मि कुशवाहा जी, और हमारे सबसे सम्मानित वरिष्ठ दादा जगमोहन कुशवाहा जी, और इस उदयपुर के पूर्व प्रधान माननीय जितेंद्र सिंह चौहान जी, आए हुए सभी क्षेत्र से राष्ट्रप्रेमी बंधुओं। प्रश्न ये है कि आज लोग जहां जाति की बात करते हैं, संप्रदाय की बात करते हैं और निरंतर चर्चा हो रही, जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए वो लोग देख भी रहे हैं। फिर ऐसी स्थिति में संप्रदायवाद के प्रचार और प्रसार में जहां लोग धर्म के लिए मरने के लिए मिटने के लिए तैयार हैं, ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह किसी मजहब के नहीं होते, किसी संप्रदाय से मिलान नहीं करते। वो प्रतीक चिन्ह भारत के समस्त नागरिकों जिस देश में रहते हैं उनको दिशा निर्देश के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए कि लोगों को किस आधार पर अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाना है, उसके लिए प्रेरित करते हैं। इस पर हमारे भाई सबसे पहले वक्ता वीरेंद्र मौर्य जी ने काफी विस्तृत चर्चा की थी। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर विवेक कुशवाहा जैसे नौजवान हर गांव में पैदा हो जाए तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश को विश्व गुरु और विश्व विजेता बनने से कोई रोक नहीं सकता। क्यों कि जब आज जरूरत राष्ट्रवाद की है, लोगों ने तो राष्ट्रवाद की परिभाषा बदल दी, हालांकि बहुत से बोलेगा नहीं, राष्ट्रवाद की लोगों ने परिभाषा ही बदल दी। वास्तव में राष्ट्रवाद है क्या? अगर वास्तव में राष्ट्रवाद सीखना है तो इस राष्ट्रीय प्रतीक से सीखना होगा, अपने राष्ट्रीय प्रतीकों से सीखना होगा, अपने भारतीय संविधान से सीखना होगा। क्यों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही लिखा गया कि हम भारत के लोग,
भारत को प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक। लेकिन विडंबना इस देश की कि जो चीज लोगों को बचपन से बताई जानी चाहिए थी, जो चीज लोगों को बचपन से पढ़ाई जानी चाहिए थी, वो चीज लोगों को बताई और पढ़ाई नहीं गई। उसी का ये परिणाम है कि आज लोग अपने अपने संप्रदाय का झंडा लेकर के घूमते हुए से जिंदाबाद करने हुए घूम रहे हैं। मेरा निवेदन है यहाँ कि अगर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह बना है, इसका आप लोगों ने आज सम्मान आदर किया है, तो ये आदर और सम्मान पूरे समय दिल से बना रहना चाहिए। आदर करते रहे, अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करिए और राष्ट्रवादी विचारधारा के तहत अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करिए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को जय संविधान, जय भारत, जय राष्ट्रपति। अपने में अलौकिक है, क्योंकि जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं ये टीला अपने आप में एक अद्भुत है। कभी न कभी कितने वर्षों, हजारों वर्षों के बाद भगवान गौतम बुद्ध जरूर इस रास्ते से गुजरे होंगे और यहाँ कोई न कोई उनकी बात आधारशिला बहुत होगी। मैं मुख्य अतिथि श्री दिनेश कुशवाहा जी, विजय मिश्रा, केवी सिंह और विश्वनाथ कुशवाहा जी का हार्दिक अभिनंदन मैं वंदन करता हूँ और हमारे अतिथि अशोक साहू जी का भी हार्दिक अभिनंदन मैं वंदन करता हूँ। इन्होंने अपने करकमों से पूरे भारतवर्ष में इतना बड़ा धर्म कल्याण बनवा के हजारों लोगों के जीवन में एक नई रोशनी पैदा की है। क्योंकि विपश्यना यहाँ पे बहुत से लोग नहीं जानते हैं, लेकिन विपश्यना के माध्यम से आप अपने अंदर संग्रहित राग, द्वेष, भय, मोह, लालच, आसक्ति इत्यादि विकारों एवं दैनिक जीवन के तनावों से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हम सब अशोक साहू जी के बहुत आभारी हैं और अशोक क्लब के भी बहुत आभारी है, जिन्होंने यहाँ पे बुला के हम लोग अशोक साहू जी का मान सम्मान किया। जय हिंद, जय अशोक जी। बहुत बहुत साधुवाद। और इस साहसिक कार्य के लिए अगर किसी ने प्रेरित किया था तो वह है सम्राट अशोक क्लब भारत। मैं चाहता हूं कि सम्राट अशोक क्लब भारत के सम्मान में जोरदार तालियां बजें, क्योंकि सम्राट अशोक क्लब भारत पूरे राष्ट्र में इसी तरह के राष्ट्रीय प्रतीकों को लगाकर देश की गौरव गरिमा को बढ़ाने का काम कर रहा है। और इसी तरह सम्राट अशोक क्लब का प्रयास है कि हर गांव में एक राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होगा तो लोगों के अंदर अपने आप से राष्ट्रीयता जागेगी, अपने आप से राष्ट्रीयता जागेगी, उनके अंदर राष्ट्रवाद पैदा होगा। न क्षेत्रवाद होगा, न जातिवाद होगा, न धर्मवाद होगा, राष्ट्रवाद होगा। गीता से नहीं, कुरान से नहीं, देश चलेगा संविधान से, देश चलेगा संविधान से, देश चलेगा संविधान से। और मैं अगले क्रम में आज के मुख्य अतिथि माननीय दिनेश कुशवाहा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन दें और इस पूरी टीम का उत्साहवर्धन करें, जिससे इसी तरह से प्रेरणा लेकर के गांव गांव में जो सम्राट अशोक महान का सपना था, उसी सपने को सम्राट अशोक क्लब भारत में देखा है और वो सपना साकार हो सके। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। आज राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ के लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अशोक क्लब के अध्यक्ष केवी सिंह जी और हमारे सबके संरक्षक जगमोहन कुशवाहा जी और हमारे सारे बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं। अपनी बातें तो शब्दों में कह के समाप्त करता हूं। आज इस कार्यक्रम में जिस टीम ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया उसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और उस टीम को पीछे से जिसने सपोर्ट किया, ऐसे केवी सिंह भाई साहब, जगमोहन भाई साहब और मेरे सामने अभी उपस्थित हुए थे तीन लोग, उनको भी प्रणाम करता हूँ। क्योंकि ऐसे कार्यक्रम के लिए हम लोग अपने बच्चों को कभी प्रोत्साहित नहीं करते, आगे बढ़ते हैं तो उनको बढ़ने से किसी कारण में रोकते हैं कि पढ़ाई का बहाना करते हैं, किसी और कार्यक्रम के करके। अगर हम लोग ही अपने बच्चों को रोकते रहे तो आगे ऐसे कार्यक्रम नहीं होंगे। तो हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखना चाहिए, इस टीम से बहुत कुछ सीखना चाहिए कि कोई भी लड़का 25 वर्ष से ऊपर का नहीं है।
और ये बहुत ऐतिहासिक काम किया उन बच्चों ने। हम सोच नहीं सकते कि 13 वर्षों से स्टीला में कार्यक्रम हो रहा, और इन छोटे बच्चों, हम इनको छोटा ही समझेंगे क्योंकि आज जो 25 साल से ऊपर कोई बच्चा टीम में नहीं है, उन्होंने इतना बड़ा काम किया। बहुत बड़ा काम है हमारे लिए, क्योंकि हमने कभी तक किया नहीं। तो मैं मानता हूँ और उन गार्जियनों को भी धन्यवाद देता हूँ, और जितने हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए उनसे भी ये कहता हूँ, जो दूर से आए कहीं से आए, कि ऐसे कार्यक्रमों में अपने बच्चों को प्रोत्साहन दे। प्रथम देश की शान बान आन राष्ट्रीय ध्वज को नमन करते हुए भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ को नमन करता हूं। संपूर्ण विश्व में मानवता का पाठ पढ़ाने वाले तथागत भगवान गौतम बुद्ध को चरणों में नमन करते हुए खंड खंड भारत को एक अखंड भारत का निर्माण करने वाले चक्रवर्ती सम्राट अशोक चक्रवर्ती चंद्रगुप्त मौर्य का नमन करता हूं। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को संपूर्ण विश्व में बिखेरने वाले सम्राट अशोक महान का नमन करता हूं, एवं शिक्षा की जगत जननी माता सावित्रीबाई फुले का नमन करते हुए मंचासीन मुख्य अतिथि माननीय दिनेश कुशवाहा जी, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के अध्यक्ष का स्वागत वंदन करते हुए माननीय सहयोगी का जो पद्म श्री से सम्मानित है का स्वागत वंदन करता हूं, एवं साथ में शुक्ला जी का भी स्वागत वंदन करते हुए सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य माननीय विश्वनाथ जी एवं जॉन प्रभारी का स्वागत वंदन करते हुए महिला विंग की अध्यक्ष सम्राट अशोक क्लब महिला विंग की अध्यक्ष माननीय रश्मि जी का स्वागत वंदन करते हुए हमारे बीच में चाचा जी माननीय आदरणीय चाचा जी का स्वागत वंदन करते हुए एवं सभासद जी का और अमृतलाल जी का सभी का स्वागत वंदन करते हुए यहाँ पर दूर दूर से आए हुए आज अशोक स्तंभ के लोकार्पण पर उपस्थित जनसमूह का स्वागत वंदन करता हूँ। मैं खुदेपुर की टीम के मुखिया विवेक के साथ साथ पूरी टीम का स्वागत वंदन करता हूं कि उन्होंने एक ऐसा कार्य किया है, एक ऐसा साहसिक कार्य किया है जो शायद असंभव था, क्योंकि ऐसा साहस शायद ही किसी लोगों में हो कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का स्तंभ का निर्माण कराने के लिए मैं बताना चाहता हूं कि यह अशोक स्तंभ किस परिस्थिति में यहाँ पर बना, यह बनाया कहीं गया और प्रत्यापित यहाँ किया गया, क्योंकि मुझे लगता था कि हो सकता है यहाँ पर, लेकिन फिर भी ये अशोक स्तंभ का
निर्माण करके एक ऐतिहासिक नींव रखी है। मैं पूरी टीम को पुनः धन्यवाद देता हूं और यहाँ पर उपस्थित सभी जनों का पुनः स्वागत वंदन करते हुए मैं ज्यादा समय न लेकर के अगले, क्योंकि बार बार हमारे मुख्य अतिथि मतलब बोल चुके हैं कि मुझे तुरंत जाना है भाई, तो उनके लिए मैं संचालक महोदय से कहूंगा कि उनके लिए तुरंत जाने के लिए मंच पर बोलने के लिए आदेश करें। हाँ चाहिए। हाँ, सम्राट अशोक क्लब की तरफ से 10,563 रुपए का धन्यदान इस सहयोग में दिया गया है और जो भी और होगा इसके अतिरिक्त भी दिया जाएगा यहाँ के विकास के लिए। चलिए बाद में बोलूं, यहीं पर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी का। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि आज खुजौपुर ग्राम सभा में इस सम्राट अशोक क्लब के द्वारा और हमारे भाई विवेक कुशवाहा जी बीडीसी जी के द्वारा जो आयोजन किया गया है, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज ये सुनहरे अक्षरों में एक ये लिख जाएगा इतिहास कि ये सम्राट अशोक क्लब द्वारा और सभी जो आयोजन यहाँ पर किए जा रहे हैं, कई वर्षों से ये किया जा रहा है कार्यक्रम, और ये मैं चाहता हूँ कि ये सम्राट अशोक क्लब टीम के द्वारा जो आप लोगों ने इसमें फोकस किया, मैं इसका तहे दिल से मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि आप लोगों के सहयोग से हम लोग कई वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन ऐसे छोटा मोटा हम लोग प्रोग्राम करते आ रहे हैं। हमारे साथी भाई शिव कुशवाहा जी हो गए और हमारे सभी सम्मानित युवा साथी और हमारे बड़े भाई जितेंद्र सिंह जी द्वारा काफी सहयोग रहता है। और एक ये हम लोग चर्चा करते थे पहले कि इसमें छोटा सा हम लोग कर रहे हैं, हम ये इसको बड़ा रूपरेखा तैयार कराने के लिए जो आप लोगों ने सम्राट अशोक क्लब का, मैं जितने कम शब्दों में कहूँ तो उतना ही कम है, कितना एक ये पूरे कानपुर लेवल में हो गया कि इतना बड़ा आयोजन आप लोगों के द्वारा कराया गया। और मैं सभी सम्मानित लोगों का, मैं मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई दिनेश कुशवाहा जी का और हमारे विशिष्ट अतिथि हमारे बड़े भाई विनय मिश्रा जी के द्वारा और जो हमारे यहाँ पर सभी सम्मानित साथी लोग, बड़े भाई हमारे उद्योगपति जी, बड़े भाई हमारे अशोक साहू जी जो पद्म विभूषण से सम्मानित हैं, और यहाँ के हमारे ग्राम सभा के पूर्व प्रधान बड़े भाई जितेंद्र सिंह जी और हमारे सभी सम्मानित साथीगण यहाँ पर उपस्थित हैं, अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग ऐसे ही हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम करें और जो भी आप लोगों के द्वारा सहयोग हो सके। और हमारी पूरी टीम, इनको मैं विवेक जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि अपने कई हफ्तों से कई महीनों से ये प्रोग्राम सेटल कर रहे हैं। किसी कारणवश से मैं थोड़ा सा बाहर था और जो हमसे हो सकेगा मैं विवेक जी को मैं वादा करता हूं कि आप तन मन धन से जो भी सहयोग रहेगा मैं विवेक जी को मैं पैसे से और समय देकर मैं इसको चीजें को, इस कार्यक्रम को मैं रूपरेखा और आगे बढ़ाने का काम करूंगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत जल्दी इस पूरे टीले का सुंदरीकरण हो जाए और लगने लगे कि अब यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह लग चुका है और सम्राट अशोक क्लब निरंतर ऐसे कार्यों के करने में हमेशा आगे रहता है। आप लोगों को बता दूं कि कल्याणपुर ब्लॉक में ग्राम संभलपुर में एक स्तंभ का निर्माण कराया गया है, 40 फुट ऊंचाई है उसकी, 40 फुट, और उसका लोकार्पण आगे सम्राट अशोक महान जन्मोत्सव के अवसर पर किया जाएगा, जिसकी सूचना आप लोगों को समय पर दे दी जाएगी। और इसी तरह सम्राट अशोक क्लब चाहता है कि पूरे कानपुर के हर गांव में एक स्तंभ लग जाए, जिससे कि लोगों को देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति सम्मान जागृत हो, वो अकेले हिंदू ना बने रहे,
वो अकेले मुसलमान न बने रहे, वो एक भारतीय बन रहे। क्योंकि अगर हिंदू रहेंगे तो हिंदुत्व बढ़ेगा, मुसलमान रहेंगे तो ईसाइयत बढ़ेगी, इस्लामियत बढ़ेगी, लेकिन ईसाई रहेंगे तो ईसाइयत बढ़ेगी, लेकिन अगर भारतीय हो जाएंगे तो भारतीयता बढ़ेगी। और इसीलिए मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि जोरदार एक बार नारा लगाएं, गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं, गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं, गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं। इसी क्रम में मैं मातृशक्ति के रूप में आज के इस मंच में उपस्थित सम्राट अशोक क्लब कानपुर महिला बोर्ड की अध्यक्षा माननीय रश्मि कुशवाहा जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि इस पावन पर्व पर राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान में विषय बिंदु पर अपने विचार प्रस्तुत करें। माननीय रश्मि कुशवाहा जी। धन्यवाद संचालक महोदय। सबसे पहले मैं अब मेरे भारत की शान, आन बान और शान, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को नमन करते हुए, भारत के गौरवशाली राज चिन्ह अशोक स्तंभ को नमन करते हुए, भारत के प्रत्येक नागरिक को न्याय, समता और स्वतंत्रता का अधिकार देने वाले भारतीय संविधान को नमन करते हैं। पूरे विश्व को मैत्री, करुणा और समता का संदेश देकर उनको उनके ज्ञान, उनके मन की स्थिति को उच्च स्तर तक पहुंचाने वाले विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध को नमन करती हूँ। पूरे भारत में मानव कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने वाले और भारत को अपनी नीतियों से उत्कृष्ट स्थान पर पहुंचाने वाले सम्राट अशोक महान को नमन करती हूँ। आज यहाँ पर अशोक स्तंभ का निर्माण हुआ है और यहाँ पर उपस्थित सम्राट अशोक क्लब शाखा कानपुर के अध्यक्ष जी, जोन प्रभारी जी, राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी जी और यहाँ की पूरी टीम को, विवेक जी, संदीप जी की पूरी टीम को, और यहाँ पर उपस्थित हमारे बुजुर्ग, हमारी बहनें, हमारे भाई और बच्चे, सभी का स्वागत बंदन और अभिनंदन करता हूं। मैं पूरी विवेक, मैं अभी किसी ने कहा कि वो टीम जिन्होंने यह अशोक स्तंभ का निर्माण कराया है उसकी उम्र 25 वर्ष से कम है। तो साथियों, हमें ये याद रखना है कि जिन चंद्रगुप्त ने अखंड भारत का निर्माण किया था उन्होंने 25 वर्ष की उम्र में ही अखंड भारत का निर्माण किया। तो उम्र नहीं देखना है, जज्बे को देखना है, और वो जज्बा यहाँ के विवेक कुशवाहा जी और उनकी पूरी टीम ने दिखाया है। उनके लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगी। मिलेगी कामयाबी तब हमें जब हौसला होगा, मिलेगी कामयाबी तब हमें जब हौसला होगा, हमारे बीच मंजिल के न कोई फासला होगा। कभी वो दिन भी आएगा कि अपना राज देखेंगे, कभी वो दिन भी आएगा कि अपना राज देखेंगे, तब अपनी ही जमीन होगी और अपना आसमां होगा। वाह वाह वाह। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का सम्मान कर रहे हैं। यहाँ पे उसके उद्घाटन के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। साथियों, हमारे बहुत सारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा राज चिन्ह है, हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पशु बाघ है। लेकिन कितने लोग इन राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जानते हैं? कितने लोग इन राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करते हैं? सोचने वाली बात यह है। हम अपने धार्मिक चिन्हों का सम्मान करते हैं, लेकिन अपने राष्ट्र के प्रति हम कितने जागरूक हैं? सोचने वाली बात यह है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, जिसमें 3 रंग हैं। सबसे ऊपर है केसरिया रंग, इस देश की शान, शौर्य, साहस का प्रतीक।
हमारे देश की शान, शौर्य और साहस कहाँ है? हमारे देश की शान और शौर्य और शक्ति हमारी युवा है, हमारी युवा शक्ति है। जिस हमारा केसरिया रंग तब चमकेगा जब हमारे देश की युवा शक्ति मजबूत होगी, ताकतवर होगी, बेरोजगारी के अंधेरों में नहीं डूबी रहेगी, नशाखोरी की लत में नहीं डूबी रहेगी, एक सही रास्ते पर चलेगी। तो इस देश की सरकारों को, इस देश के प्रशासन को, शासन को इस बात का ध्यान देना होगा कि हमारी युवा शक्ति खुश रहे, हमारी युवा शक्ति को सही दिशा मिले, तब हमारा केसरिया रंग चमकेगा। जितना हमारी समृद्धि, हमारी शक्ति, हमारा शौर्य, तब हमारा पुष्पित पल्लवित होगा, तब हमारा केसरिया रंग चमकेगा जब हमारी युवा शक्ति हर तरीके से अपने काम को समझेगी। हमारे झंडे का जो सबसे नीचे का रंग है वो है हरा रंग, धानी रंग। धानी रंग हरियाली का प्रतीक है, खुशहाली का प्रतीक है, हमारे किसानों की संपन्नता का प्रतीक है। लेकिन क्या हमारा किसान खुश है? आंदोलन कर रहा है 3 महीनों से सड़कों पर, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। हम कहते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन जब किसानों की नहीं सुनी जाएगी तो क्या ये हरा रंग हमारा चमक पाएगा? अगर हमें अपने हरे रंग को सुरक्षित रखना है तो किसानों का साथ देना होगा, खेती का साथ देना होगा। जिस देश के जवान और किसान खुश रहेंगे, उस देश में हरियाली और समृद्धि रहेगी। तो हमें सिर्फ एक झंडा नहीं है हमारे पास, एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है। हमारे देश की पूरी छवि इस ध्वज में पुष्पित और पल्लवित होती है, प्रदर्शित होती है, दिखाई देती है। जब हमारे किसान मर रहे होंगे, हमारे सैनिकों की मौत पर राजनीति की जाएगी, तो हमारा हरा रंग कभी भी चमकेगा नहीं। तो हमारे देश के प्रत्येक वासी को, प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना है कि झंडे की अगर मूल छवि को हमें बरकरार रखना है तो सबसे पहले हमारे देश के जवान और हमारे किसान को खुश करना होगा। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो बीच की पट्टी है, सफेद रंग की पट्टी है, ये बुद्ध के शांति, समता और करुणा को प्रदर्शित करती है। इसके बीच का जो धम्म चक्र है, सम्राट अशोक महान का धम्म चक्र है, जिसकी 24 तीलियां सम्राट अशोक के प्रशासन के 24 सिद्धांतों को प्रदर्शित करती हैं, जो किसी देश को सोने की चिड़िया जिसने एक दिन बना दिया था। उनके सिद्धांतों ने एक दिन, उनके इन 24 सिद्धांतों ने एक दिन इस देश को सोने की चिड़िया बना दिया था, और उन्हीं 24 सिद्धांतों को राष्ट्रीय ध्वज में सम्मान दिया गया, ताकि उनको अपनाकर हम इस देश को आज भी समृद्धि की उत्कृष्ट शिखर पर ले जाएं। तो साथियों, बहुत बड़ी यहाँ पर सब लोग नहीं है, बहुत कम लोग हैं, लेकिन फिर भी मैं संदेश देना चाहूंगी कि अपने राष्ट्रीय ध्वज को, अगर हम उसकी छवि को, अपने भारतवर्ष को, अपने मूल छवि को बरकरार रखना चाहते हैं, तो हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज के हर एक रंग को खिलते हुए देखना है। हर एक रंग के हिसाब से हमें इस देश के लिए काम करना है, देश को आगे बढ़ाना है। हमारा अशोक स्तंभ जिसमें 4 शेर बने हुए हैं, ये 4 शेरों का मतलब किसी को पता ही नहीं था कि सम्राट अशोक ने 4 शेर क्यों बनवाए। लेकिन जब सम्राट अशोक क्लब ने जब इस पर रिसर्च किया, अध्ययन किया, तब उन्होंने बताया कि इन 4 शेरों का क्या मतलब है। अभी हमारे राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी ने बहुत विस्तार में इसको बताया है। तो ये 4 शेर हमारे चारों साइड में पूरे विश्व में भारत का जयघोष कर रहे हैं। तो भारत का जयघोष कब होगा? जब भारत क्या अंधविश्वास में डूबा रहेगा, पाखंड में डूबा रहेगा? नहीं। जब भारत एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएगा, जब भारत का पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, जब भारत साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेगा, तब भारत का जयघोष विदेशों में होगा। सिर्फ मंदिर मस्जिद बनाने से हमारे भारत का जयघोष नहीं होने वाला है। तो हमें किस तरफ जाना है, हमें क्या कार्य करना है, हमारी युवा शक्ति को ये पहचानना होगा, क्योंकि यही आगे आने वाली पीढ़ी है जिनको इस देश को आगे ले जाना है। बहुत लंबे समय तक किसी की गलत नीतियां जो है वो कार्यान्वित नहीं होती हैं, सफल नहीं होती हैं। कभी न कभी ऐसा जरूर समय आएगा, मौका आएगा, जब हम इस देश को पुनः सम्राट अशोक महान के विचारों पर आगे ले जाएंगे।
हमारे भारत का संविधान जो हमारा राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ है, हमने दुनिया के ग्रंथों को पढ़ा, खूब उन पर अनुसरण किया, लेकिन अपने संविधान, यहाँ देश की 90% जनता जो आज सर उठाकर जी रही है, हम सब यहाँ कुर्सियों पर बैठकर या भाषण देके मैं बोल रही हूँ, एक महिला होकर मैं बोल रही हूँ, ये संविधान ने सिर्फ हमें अधिकार दिया है। अगर संविधान ने हमें अधिकार न दिया होता तो आज भी सर उठाकर चलना मुश्किल होता। इस संविधान की हमें कद्र करनी है। जिस दिन ये संविधान नहीं रहेगा, देश की 90% जो जनता है वापस जमीन धूल चाटेगी। इसलिए हमें ध्यान देना है कि भारतीय संविधान की रक्षा करनी है, उनको नियमों को पढ़ना है, महिलाओं को अपने अधिकारों को जानना है। और मैं महिला शक्ति के लिए बता दूं, यहाँ पर काफी महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं कि आप घर से निकल पाई हैं तो भारतीय संविधान की वजह से। आप घर से निकल पाई हैं तो भारतीय संविधान द्वारा दिए गए शिक्षा के अधिकार की वजह से। अगर भारतीय संविधान ने शिक्षा का अधिकार नहीं दिया होता तो आप सब यहाँ कहीं नहीं बैठे। बहुत लंबा आपकी बात को न कहते हुए, क्योंकि बातें बहुत सारी हैं और जो है समय के साथ आपको कार्यक्रम भी करना है। तो अपनी युवा शक्ति के लिए मैं 2 लाइन जरूर कहूंगी कि कोशिशें जारी रहें, तूफानों से घबराना नहीं। कोशिशें जारी रहें, तूफानों से घबराना नहीं। जब तक की मंजिल ना मिले तो वीर थक जाना नहीं। वो दिन बड़े नजदीक है, बस लक्ष्य पर नजरें रहें। वो दिन बड़े नजदीक है, बस लक्ष्य पर नजरें रहें। जिंदा है तो जिंदा दिखो, बस यूं ही मर जाना नहीं। जय संविधान, जय भारत, जय संविधान।